हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बीएससी फाइनल ईयर और बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर के एक बुक स्टार्ट की थी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। मैंने कुछ डेफिनेशंस बताई थी वहाँ पे, जैसे आर्ग्यूमेंट, एंट्री, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, एवरेज ऑपरेटर। और हमने क्या सीखा था पिछले लेक्चर में कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे हम बनाते हैं, उसके थ्रू अगर कोई टर्म मिसिंग है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड डिफरेंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस पर बेस्ड। पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं बैकवर्ड डिफरेंस होता क्या था। एफ ऑफ एक्स पे अगर हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो क्या वैल्यू देता है, एक तो उसी पोजीशन की वैल्यू में से उससे पहले वाली पोजीशन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास। क्या दिया हुआ है हमें, बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस टेबल्स। फर्स्ट पार्ट में आपको करना है फाइंड द 7th एंड 8th टर्म्स ऑफ द सीरीज 0, 0, 2, 6, 12 एंड 20। आपको एक सीरीज़ की 6 टर्म्स दी हुई हैं, आपको उस सीरीज़ की उसके बाद की 7th और 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। अब ये 6 टर्म सीरीज़ की दी हुई है, इट मीन्स ये वैल्यूज़ किसकी दी हुई हैं, एफ ऑफ एक्स की। और एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एंट्री होता है। अब हमें एक्स की वैल्यू भी चाहिए होती है। एक्स मैंने क्या बोला था कि एक्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। और आर्ग्यूमेंट में हमेशा क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग सेम होता है। तो x हम यहाँ पे क्या करें, अपनी तरफ से एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग सेम होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से ये आर्ग्यूमेंट है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, 6 वैल्यूज़ गिवन है, 2 आपको फाइंड आउट करनी है। क्या है, हमने मान लिया कि x इज इक्वल्स टू 1 पे जैसे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, 2 पे 0, 3 पे 2, 4 पे क्या वैल्यू दे रहा है फंक्शन 6, 5 पे 12, 6 पे 20। निकालनी किस पे हमने वैल्यू 7 और 8 पे, मीन्स 7th और 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के एक क्वेश्चन में किया था कि एक नंबर पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी फंक्शन की, तो हमने क्या मान लिया था, उस नंबर पे फंक्शन की वैल्यू कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान ली थी। तो सिमिलर प्रोसेस हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। हमने क्या मान लिया कि x इज इक्वल्स टू 7 पे फंक्शन की वैल्यू a है और x इज इक्वल्स टू 8 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, b। इस a और b की वैल्यू हम इन द एंड फाइंड आउट कर लेंगे। अब पहले फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। कैसे निकलता है, अपनी उस पोजीशन वाली वैल्यू में से उससे पहले वाली पोजीशन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, इससे पहले तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब स्टार्ट मुझे सेकंड से करना पड़ेगा। सेकंड वाली वैल्यू में से इससे पहले वाली वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और ये लिखी कहाँ जाएगी, इन दोनों के बिल्कुल बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट इन दोनों के बीच से कौन सी आएगी, इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट की 2 - 0 क्या आ जाएगा, 2 इनके सेंटर में लिखी जाएगी। ऐसे ही फिर इन दोनों से कैसे निकलेगी, 6 - 2 4, 12 - 6 6, 20 - 12 8, a - 20, b - a। ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आ गया। फिर सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस कैसे आएगा, अब फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के सेंटर में लिखी जाएगी। 2 - 0, 2 आ गई सेंटर में लिख दी। 4 - 2, 2 आ गई सेंटर में लिख दी। 6 - 4, 2 आ गया लिख दिया। 8 - 6, 2 आ गया, फिर सेंटर में लिख दिया। a - 20 - 8, a - 28 बन जाएगा। फिर b - a प्लस 20 क्या बन जाएगा, ये b - 2a प्लस 20। ठीक है, ऐसे ही थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकाला तो ये सारे सेम आ रहे हैं, 0 0, सिर्फ यहाँ अलग दिखाई दे रहा है। अब एक रिज़ल्ट आपको क्या याद रखना है, अभी आगे वो बता भी देंगे, कि अगर हमारे पास सेम डिफरेंसेस आ रहे हैं किसी ऑर्डर के अंदर, सेम डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो सारे ही सेम आएंगे। और अगर किसी ऑर्डर में आपके सेम डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उससे नेक्स्ट वाले में सारे के सारे डिफरेंसेस ज़ीरो के इक्वल हो जाते हैं।
जैसे यहाँ खुद एज्यूम करके देखो 2 2 2 है, तो ऑब्वियसली जब एक में से हमें दूसरा सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नेक्स्ट वाले ऑर्डर डिफरेंस में क्या क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आता जाएगा। तो ये सारे डिफरेंसेस ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे इंक्लूडिंग दीज डिफरेंसेस। और इसमें सारे 2 के इक्वल जा रहे हैं, तो इंक्लूडिंग दीज डिफरेंसेस दे आर ऑल्सो इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब ये सारे डिफरेंस 2 के इक्वल है, इसका मतलब ये भी 2 के इक्वल जाएगा। अब a माइनस 28 अगर 2 के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब ये 2 के इक्वल था तो इसका मतलब ये भी 2 के इक्वल है। ये 2 के इक्वल जैसे ही गया तो क्या आ जाएगा, b माइनस 2a इज इक्वल्स टू माइनस 18। a की वैल्यू अभी हमने 30 निकाली है तो यहाँ से b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं पुट करके। आप इसकी हेल्प से भी a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी हेल्प से भी। इसकी हेल्प से कैसे, अब ये तीनों डिफरेंसेस ज़ीरो के इक्वल है तो इसका मतलब इन दोनों को भी ज़ीरो के इक्वल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब कांस्टेंट डिफरेंस आ गया यहाँ पे तो उससे नेक्स्ट वाला तो ज़ीरो होगा ही होगा। ये आगे प्रॉपर्टीज़ करेंगे, इन्होंने प्रॉपर्टी बाद में बता रखी है, उसको यूज़ पहले कर रखा है कि अगर कोई डिफरेंस आपका कांस्टेंट जा रहा है तो उससे नेक्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस हमेशा ज़ीरो ही जाता है। तो इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखो, यहाँ से भी आप a और b की वैल्यू निकालोगे वही सेम ही आएगी जो आपने यहाँ से निकाली। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, फाइंड द 7th एंड 8th टर्म ऑफ द सीरीज। तो 7th टर्म हमारी a थी, 8th टर्म b थी, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपकी 7th और 8th टर्म आ जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये सबको। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें क्या कहा है करने के लिए, वेरीफाई दैट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 इज 920 इफ y इज इक्वल्स टू दिस। सबसे पहले इन्होंने क्या करने के लिए कहा कि एक फंक्शन दे दिया हमें इस फॉर्म में, और इन्होंने हमें बोल दिया कि हमें वेरीफाई करना है कि जब x की वैल्यू 10 है तो फंक्शन हमें वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 920। अब वैसे तो डायरेक्ट पुट करके देखेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा, तो 920 देनी है इसने वैल्यू, लेकिन हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा टेबल्स की हेल्प से आपको काम करना है, डायरेक्ट काम नहीं करना है। ठीक है, एंड ओनली 6 वैल्यूज ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 आर यूज्ड। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको वैल्यूज़ यूज़ कहाँ तक की करनी है, डायरेक्ट वाली। x इज इक्वल्स टू 1 से लेके 6 तक की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। निकालनी किस पे है, 10 पे है। यूज़ कितने तक की करनी है, 6 तक की करनी है। तो 1 पे हमने इसमें पुट किया x को, 1 क्या बनेगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 10, तो ये 11 बन जाएगा। सिर्फ 6 तक की वैल्यू आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, 6 तक पुट कर करके यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। इसके बाद की वैल्यू आप यहाँ से नहीं निकालोगे, वो आपको खुद फाइंड आउट करनी है। तो 6 तक की तो हमने निकाल ली, इसके अंदर पुट करके x को 1 पुट किया तो 11 आ गया, x को 2 पुट किया तो 16 आ गया, x को इसके अंदर 3 पुट किया तो 31, ऐसे ही 6 पुट किया तो 196। निकालनी किस पे है, 10 पे निकालनी है। अब 6 तक की तो है हमारे पास, बीच की भी तो मिसिंग होगी ना हमारी, 7 की 8 की 9 की। तो हमने क्या किया, 7 पे हमने क्या वैल्यू एज्यूम कर ली कि फंक्शन की वैल्यू है a, 8 पे क्या मान ली, b है, और 9 पे मान ली c है, और 10 पे d। आपको इस d की वैल्यू फाइनली फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, अब बैकवर्ड डिफरेंस आप करने को तो फॉरवर्ड डिफरेंस भी इसमें यूज़ कर सकते हो, बैकवर्ड भी कर सकते हो, आंसर आपका दोनों से आ जाएगा। अगर उन्होंने पर्टिकुलर बोला हुआ है तो आपको वही डिफरेंस टेबल यूज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ बैकवर्ड किया हो तो हम बैकवर्ड कर लेते हैं। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस क्या आ जाएगा, 16 माइनस 11 5, 31 माइनस 16 15, 62 माइनस 31 31। बस ये ध्यान रखना है इनके सेंटर में ही ये वैल्यू लिखनी है। जब आप नोटबुक पे करोगे तो थोड़ा खुला खुला लिख के करोगे तो वहाँ से आपका वो कंजस्टेड नहीं दिखाई देगा। 62 माइनस 31 31, 115 माइनस 62 53, 196 माइनस 115 81, और इसके बाद a माइनस 196, b माइनस a, c माइनस b, d माइनस c। ये सारा हमारा क्या है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। फिर है सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, 15 माइनस 5 10, 31 माइनस 15 16, और यहाँ से ये सिंप्लीफाई करके बस नेक्स्ट वाले में से ये सब्ट्रैक्ट करना है।
होता तो फॉरवर्ड में भी यही है, बैकवर्ड में भी यही है, बस नाम इसका चेंज कर देते हैं, वो नोटेशन वाली चीज़ थोड़ी अलग मानी जाती है। ठीक है, अब देखो सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ये आ जाएगा हमारे पास, थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस क्या आ जाएगा 6 6 6, और आगे ये ABC की फॉर्म में। अगर आप निकालने बैठो तो फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस क्या आएगा, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर आपके डिफरेंसेस सेम आने स्टार्ट हो जाए, कांस्टेंट आ जाए डिफरेंस, तो नेक्स्ट वाला जो ऑर्डर डिफरेंस है वो क्या बन जाता है 0 0 0। ठीक है, अब हमें हेल्प कहाँ से मिलेगी ABCD की वैल्यू निकालने की, इससे और इससे नेक्स्ट वाले से, इससे नेक्स्ट भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। अब कैसे मिलेगी, ये पूरा डिफरेंस किसके इक्वल दिया हुआ है हमें 6 के इक्वल है, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ भी किसके इक्वल जाएंगी 6 के ही इक्वल जाएंगी। तो हमने क्या किया, इस पूरे को 6 के इक्वल रख दिया, A की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, सिर्फ B और कांस्टेंट की फॉर्म में है ये, इसको भी 6 के इक्वल रखा, B की वैल्यू आ जाएगी। A और B की आ गई, इसमें पुट कर दो, इसको फिर से 6 के इक्वल रखा, C की वैल्यू आ जाएगी। ABC की ऊपर से निकाल ली वैल्यू, फिर से इस पूरी इक्वेशन को 6 के इक्वल रखो, इस एक्सप्रेशन को 6 के इक्वल रखो, तो यहाँ से क्या आ जाएगी D की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली हमें निकालनी किसकी थी वैल्यू, D की ही निकालनी थी। चाहे आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस निकाल के सबको ज़ीरो कर दो, और इधर जो भी आपका एक्सप्रेशन आता है उन सबको 0 के इक्वल रख दो, दोनों जगह से आपकी वैल्यू सेम आएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको ये। इसके बाद हमारे पास देखो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस है, इसका सिर्फ हमारा रिजल्ट ही आगे यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये अब क्या है ये रिजल्ट, इफ f(x) इज द पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन x, then the nth differences of f(x) is constant and n plus 1th differences are 0। कि अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है, मान लो कोई 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने डिग्री का पोलिनोमियल है उसका उतने ऑर्डर का डिफरेंस ही, सेकंड डिग्री का तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस हम बात करेंगे। मान लो ये पोलिनोमियल क्या है f(x) है, इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा हमेशा। ठीक है, और थर्ड ऑर्डर डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा ही 0। याद कैसे रखेंगे, जितनी डिग्री का पोलिनोमियल है अगर उससे ज़्यादा ऑर्डर का हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ये 3 उससे ज़्यादा ऑर्डर का है ना, तो वो हमेशा हमें रिजल्ट क्या देगा 0 देगा। और उतने ही डिग्री का जब तक आप अगर निकालोगे तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, और वो कांस्टेंट भी कैसा आएगा, मान लो सेकंड डिग्री का ये पोलिनोमियल था, रिजल्ट देखो n के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है कि n डिग्री का पोलिनोमियल है, तो del n f(x) किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा। कांस्टेंट भी कैसा, n फैक्टोरियल h रेज टू द पावर n a नॉट। अब यहाँ पे h क्या है, a नॉट क्या है, n क्या है, n क्या है हमारे पास, जो है आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, h क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, और a नॉट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n। जैसे मैं अगर कोई पोलिनोमियल लिखती हूँ f(x) इज इक्वल्स टू 7x² प्लस 8x प्लस 9, तो इसका डेल स्क्वायर f(x) क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, 2 सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस निकाल रही हूँ तो डिग्री इसकी 2 है ना, तो 2 का फैक्टोरियल, और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग ज़्यादातर हम 1 1 1 ही लेके चलते हैं, तो 1 रेज टू द पावर कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, 2 डिग्री का। a नॉट हमारा क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ 7 × 7। ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ आता जाएगा वहाँ एक बार रिपीट करते जाएंगे। और इसका थर्ड ऑर्डर डिफरेंस हमेशा क्या आएगा,
2 डिग्री का पोलिनोमियल है ना, तो इससे ज़्यादा ऑर्डर का अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, वो सारे क्या आते जाएंगे, 0 आते जाएंगे। ठीक है, और इसमें जब आप टेबल बना के सिंप्लीफाई करोगे तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस हर एक वैल्यू पे वो 14 14 14 आंसर देगा हमें। और थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकालो, फोर्थ निकालो, फिफ्थ, सिक्स्थ, वो जब सारे सेम ही आगे, तो आगे के डिफरेंस में हम करते क्या है, एक में से दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। 14 में से 14 गया 0, फिर 0, आगे में भी आप फोर्थ में भी जाते जाओ 0, जब 0 में से सेम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसका nth ऑर्डर का जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, और किस कांस्टेंट के इक्वल, इस वाले कांस्टेंट के इक्वल, और उससे ज़्यादा ऑर्डर का अगर हम निकालने बैठेंगे उसका डिफरेंस तो वो हमेशा किसके इक्वल जाएगा, 0 के इक्वल। अब एक दो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, हमारे पास क्या प्रूव करना है, डिफरेंस ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, कि अगर आप किसी कांस्टेंट पे डिफरेंस अप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। कांस्टेंट का क्या मीनिंग है कि पूरी टेबल में आपका जो है ये सी चल रहा है। अब आप इसका डिफरेंस निकालने बैठो तो क्या आएगा, इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, अगले में से पिछला या पिछले में से अगला, जो भी करते हैं, सी माइनस सी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो डेल सी, जब ये आई कांस्टेंट गया तो इससे नेक्स्ट पोजीशन पे भी यही होगा, इससे पिछली वाली पोजीशन पे भी यही है, और अपनी खुद की पोजीशन पे भी यही है। तो सी में से सी माइनस सी के इक्वल चला जाएगा ये, अगर मैं डेल सी को कैलकुलेट करने बैठूँ, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। इट मीन्स तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, del into c is इक्विवेलेंट टू c इंटू डेल। मीन्स कि कोई भी कांस्टेंट हो और डिफरेंस ऑपरेटर हो वो हमेशा कैसे होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। कॉम्यूटेटिव का क्या मीनिंग है, दो एलिमेंट मान लो मेरे पास a और b हैं, वो कॉम्यूटेटिव कब होंगे, जब a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए लिख सकती हूँ। अगर मैं दोनों को अगर मैं आगे पीछे कर दूँ तो इन दोनों का मीनिंग सेम ही अगर आए तो इट मीन्स ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, ऐसे ही अब हमें प्रूव करना है कि ये डिफरेंस ऑपरेटर और कांस्टेंट आपस में कॉम्यूटेटिव होते हैं। अप्लाई करके देखते हैं, खाली हम ऑपरेटर की हेल्प से तो सॉल्व करके नहीं दिखा सकते, हमें किसी फंक्शन पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। हमने सबसे पहले क्या किया, डेल सी को किसी फंक्शन पे अप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स पे, डेल ऑफ सी एफ ऑफ एक्स बन जाएगा ये। अब डेल सी एफ एक्स का क्या मीनिंग है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, पहले ये एक नेक्स्ट पोजीशन पे इसको शिफ्ट कर देगा, सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे ले जाएगा, माइनस फिर यही की यही पोजीशन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ ऑफ एक्स। सी कॉमन ले सकते हैं, सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। सी बाहर आ गया है, ये किसकी वैल्यू होती है, क्या मीनिंग है इसका, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ही तो है, किसके ऊपर अप्लाई हुआ है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। क्या लिख सकते हैं इसको, सी डेल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, डेल सी इज इक्वल्स टू सी डेल, कॉम्यूटेटिव हो गया कोई भी कांस्टेंट और डिफरेंस ऑपरेटर। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, डेल जो ये ऑपरेटर है, डिफरेंस ऑपरेटर है, वो कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होने का क्या मीनिंग है कि अगर मैं इसे दो फंक्शंस की एडिशन पे अप्लाई करूं तो ये ऑपरेटर अपने आप को इन दोनों फंक्शंस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कि इसके साथ भी ये ऑपरेटर चला जाएगा और इसके साथ भी ये ऑपरेटर चला जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करके देखते हैं इसको, डेल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, जब डेल इस फंक्शन पे अप्लाई होगा पहले तो इस पूरे को एक नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस क्या होगा, यही की यही पोजीशन इस पूरे फंक्शन की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस एफ ऑफ एक्स
प्लस जी ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन जाएगा, इसको और इसको इकट्ठा कर लो और इसको इसके साथ इकट्ठा कर लो, क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। इसका क्या मीनिंग है, ये डेल फॉरवर्ड ऑपरेटर ही तो है, किस पे अप्लाई हुआ है, एफ ऑफ एक्स पे। और ये क्या मीनिंग है, ये जी फॉरवर्ड ऑपरेटर ही तो है, किस पे अप्लाई हुआ है, ये जी पे, डेल जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ये जो फॉरवर्ड या डिफरेंस ऑपरेटर था इसने अपने आप को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इट मीन्स जो ये डिफरेंस ऑपरेटर है वो कैसा ऑपरेटर है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटर है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो क्या है, डेल अगर इस टाइप से अप्लाई हो, ए और बी जिसमें क्या है कांस्टेंट है, ए एफ प्लस बी जी, तो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है कि जो भी कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ए बाहर आ जाएगा, डेल किस पे अप्लाई हो जाएगा, एफ पे, प्लस बी बाहर आ जाएगा, डेल किस पे अप्लाई हो जाएगा, जी पे। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। डेल ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, अभी हमने ऊपर क्या प्रॉपर्टी, थर्ड में क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ये डेल ऑपरेटर अगर दो फंक्शंस की एडिशन पे अप्लाई हो रहा है तो ये दोनों के साथ सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इट मीन्स ये डेल इसके साथ सेपरेट लग जाएगा, इसके साथ सेपरेट लग जाएगा, डेल ए एफ एक्स प्लस डेल बी जी एक्स। इसको चाहे तो आप सिंपल बिल्कुल स्टार्टिंग से कर सकते हो या प्रॉपर्टी की हेल्प से भी बोल सकते हो कि ये इसके इक्वल जा रहा है। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी कांस्टेंट और ये जो डिफरेंस ऑपरेटर है वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि अब हमारे पास है क्या, डेल सी दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं सी इंटू डेल। अब डेल ए दिया हुआ तो ए इंटू डेल लिख सकते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली यहाँ पे डेल इंटू बी है तो बी इंटू डेल लिख सकते हैं इसको, बी इंटू डेल इंटू जी एक्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या प्रूव हो गया, डेल ए एफ प्लस बी जी किसके इक्विवेलेंट आ गया, ए डेल एफ प्लस बी डेल जी। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है सबको। इसके बाद एक दो और प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल सिंपल हैं, वो आप एक बार खुद देखोगे तो हो जाएगी। मैं इसके बाद जो दो तीन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बार और करवा देती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, डेल अगर हम साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी पे अप्लाई करें तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ सी एच बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2। ये आपको प्रूव करना है। ये जितनी प्रॉपर्टीज़ अगर मैंने बीच में कोई छोड़ दी हैं तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि उनका प्रूफ आपको नहीं करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उनके भी प्रूफ करने हैं। तो एक बार इसका देखते हैं हम। सबसे सिंपल मेथड क्या होता है, लेफ़्ट साइड लेके चलो, सिंप्लीफाई करते जाओ और उसको राइट साइड के इक्वल शो कर दो। ठीक है, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड किसके इक्वल गिवन है, डेल ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे एच पता है ना, एच ये सी और डी तो कोई भी कांस्टेंट है, एच क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंस है। सी एक्स प्लस डी है तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। जब ये डेल ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला हमेशा याद रखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये साइन ऑफ सी, अब इसमें ऐसे नहीं कर देना सी एक्स प्लस डी प्लस एच, एक्स किससे रिप्लेस होता है, एक्स प्लस एच से रिप्लेस होता है, तो यहाँ पे भी सिर्फ एक्स की ही रिप्लेसमेंट चलेगी, सी एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस यही का यही एज इट इज माइनस एफ एक्स होता है ना, माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। क्लियर होगा आई थिंक सबको ये। अब इसके बाद इसको क्या किस तरीके से हम लिख सकते हैं, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस माइनस एस,
2CS, ये शॉर्टकट्स हैं हमारे पास, S प्लस S 2SC, S माइनस S 2CS, C प्लस C 2CC, C माइनस C 2SS स्टार। ये हमारे पास शॉर्टकट होते हैं। साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, साइन माइनस साइन 2 कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस 2 साइन साइन स्टार। स्टार का क्या मीनिंग होता है? पहले तो नॉर्मली क्या होता है, एंगल ऐड होता है पहले वाले में, फिर एंगल सब्ट्रैक्ट होता है। इसमें पहले एंगल सब्ट्रैक्ट है, फिर एंगल ऐड है। देखो S माइनस S है तो हमारा कौन सा लग रहा है यहाँ पे? 2CS लग रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस, एंगल क्या हमारा? CX प्लस CH प्लस D प्लस CX प्लस D बाय 2, एंगल का सम डिवाइड बाय 2 इंटू साइन में क्या चलेगा? एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, CX प्लस CH प्लस D माइनस CX माइनस D बाय 2। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दो। इससे ये कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या? 2 कॉस 2CX प्लस 2D प्लस CH बाय 2, और इधर से साइन ऑफ CH बाय 2। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 टाइम्स, इसको आगे ले आते हैं, साइन ऑफ CH बाय 2। हमारी ये वाली टर्म तो आ गई। अब सिर्फ इस टर्म को इस फॉर्म में लेके आना है हमें। क्या है हमारे पास? कॉस ऑफ, अगर सेपरेट करें 2CX प्लस 2D बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? CX प्लस D प्लस इधर से बचेगा CH बाय 2। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? अब मुझे एक तो CH की जगह मेरा यहाँ क्या आ रहा है? CH प्लस पाई आ रहा है, और कॉस की जगह मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है? साइन। एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा कि साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये किसके इक्वल चला जाता है? कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे कॉस को साइन में लेके जाना है, इट मीन्स मेरा ये कॉस ये पूरा थीटा का काम कर रहा है। थीटा तो प्रेजेंट है, अब इधर से मैं इधर जा सकती हूँ ना, मेरे पास ये वाली टर्म प्रेजेंट है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 साइन, सिर्फ ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखने की है, ये पॉइंट समझ में आ गया तो सब क्लियर है। अब कॉस से साइन में जा रही हूँ, मेरा यहाँ साइन आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या है? ये पूरा मेरा थीटा का काम कर रहा है, CX प्लस D प्लस CH बाय 2। ठीक है, तो सिंप्लीफाई थोड़ा सा और इसी फॉर्म में ले आते हैं, साइन CH बाय 2 इंटू साइन CX प्लस D हमने आगे लिख दिया, CH बाय 2 है और प्लस पाई बाय 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम इकट्ठा ले लेते हैं, CH प्लस पाई बाय 2। क्या प्रूव करना था? यही करना था। किसके इक्वल आ गया? ये राइट हैंड साइड के इक्वल। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ज़रूर अच्छे से करना। मेन सिर्फ इस स्टेप से हम इस स्टेप पे कहाँ गए उसको ध्यान से देखने वाली बात है, और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्लियर होगा आई थिंक सबको। इसके बाद एक दो प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो अभी हमने सिंगल पावर के लिए किया था कि डेल की अगर पावर 1 है, साइन CX प्लस D है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि अगर कोई मान लो 2, 3, 4 इस तरह से जनरल पावर आ जाए, तो उसके लिए क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी? डेल रेज टू द पावर n साइन ऑफ CX प्लस D है, तो वो किसके इक्वल चला जाएगा? अब थोड़ा सा हम जनरलाइज वैसे यहीं से करेंगे। प्रूफ देखो हमें क्या करना है, 2 साइन CH बाय 2 की पावर n इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे क्या था? 1 है तो ये देखो यहाँ पे पावर, अगर डेल की पावर 1 है तो 2 साइन CH बाय 2 की पावर 1, डेल की पावर n है तो 2 साइन CH बाय 2 की पावर n। और क्या करना है? साइन CX प्लस D, यहाँ पे भी साइन CX प्लस D था, और यहाँ क्या था? 1 थी पावर, तो CH प्लस पाई बाय 2। यहाँ क्या फ़र्क पड़ गया? पावर n है तो इसी एंगल के साथ n मल्टीप्लाई हो गया। याद रखने का तरीका आपका ये रहेगा, 1 है तो यहाँ पावर 1 और यहाँ 1,
और n है तो यहाँ पावर n और यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपको अभी एक बार प्रूव करना है। हम ऊपर वाले की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। अभी हमने पढ़ा है कि अगर n को मैं 1 लेती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, डेल साइन सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल आता है मेरा, 2 साइन सी एच बाई 2 इंटू साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब 1 के लिए तो मैं ऑलरेडी रिजल्ट प्रूव कर चुकी हूँ ऊपर वाली प्रॉपर्टी में। अब मैं क्या करती हूँ, ये रिजल्ट पावर 2 के लिए चेक करके देखती हूँ, प्रूव करके दिखाती हूँ। डेल की पावर 2 साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, डेल की पावर 2 का क्या मीनिंग है कि डेल ऑपरेटर 2 बार अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर, मतलब डेल ऑफ डेल साइन सी एक्स प्लस डी। इसकी वैल्यू मेरे पास है, अभी मैंने निकाल ली है, इसके इक्वल है, पुट कर दो यहाँ, डेल ऑफ 2 साइन सी एच बाई 2 इंटू साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2। क्लियर है, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये डेल जब इस पे अप्लाई हो रहा है मैंने इसकी वैल्यू पुट की है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब c क्या है, कांस्टेंट है, और h क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, वो भी क्या होता है, कांस्टेंट ही तो होता है। और डेल ऑपरेटर अभी हमने प्रॉपर्टी की थी ना, c इंटू डेल किसके इक्वल होता है, डेल इंटू सी के इक्वल। ये एक तरह से पूरा c का काम कर रहा है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ सकता है, बाहर ले आओ इसको, 2 साइन सी एच बाई 2 और डेल ये इधर आ जाएगा, किस पे अप्लाई हो रहा है डेल, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2। क्लियर है, ये स्टेप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले डेल की पावर 1 के लिए अभी हमने प्रूव किया हुआ है रिजल्ट, डेल की पावर 2 के लिए हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। डेल की पावर 2 का क्या मीनिंग है कि डेल ऑपरेटर 2 बार अप्लाई हो रहा है, डेल फिर एक डेल इस पे अप्लाई हुआ है, एक बार डेल वाले की वैल्यू हमारे पास ये है, पुट कर दी। अब ये एक तरह से पूरे कांस्टेंट का काम कर रहा है, कांस्टेंट पे तो ऑपरेटर अप्लाई करने का कोई मीनिंग नहीं होता, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया। डेल किस पे अप्लाई होगा, वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे है ना x ही तो वेरिएबल है हमारा, x यहाँ पे है तो इस वाले फंक्शन पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार डेल जब इस पे अप्लाई हो रहा है तो फिर से अपना फॉर्मूला लगा लो। ये वाला तो हमारा एज इट इज लिख लिया हमने, 2 साइन सी एच बाई 2। अब डेल जब सी एक्स प्लस डी पे जब डेल अप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या आया था, जो भी x के साथ कोफिशेंट है वो इंटू एच बाय 2 आ गया था। तो इट मीन्स यहाँ से क्या आएगा, 2 साइन, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट कौन सा, वेरिएबल का कोफिशेंट क्या है, c है, यहाँ पे भी 2 साइन सी एच बाई 2 आ जाएगा। अब ये वाली टर्म हमने इसके अकॉर्डिंग लेके आनी है। ये वाली टर्म कैसे आएगी, जब इस पे अप्लाई हुआ ये तो पहले एज इट इज आ गया। ठीक है, अब डेल इस वाले एंगल के साथ अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल एक बार तो एज इट इज चलेगा, इनटू साइन ऑफ, ये पूरा यहाँ पे एज इट इज लिखा पहले, अब मैं इस पूरे को एज इट इज लिख रही हूँ, सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया था, सी एच प्लस पाई बाय 2 लिखा था, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा अब यहाँ पे, प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2, इन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम तो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लिख सकते हैं 2 साइन सी एच बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और ये कितना है, ये और ये सेम चीज़ है, इसको लिख सकते हैं प्लस 2 टाइम्स सी एच प्लस पाई बाय 2। ये किसकी वैल्यू आई है, डेल स्क्वायर साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी की। जब हमने एक बार अप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, 2 बार डेल अप्लाई किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आया,
3 बार आप जनरलाइज कर सकते हैं। जब 3 बार अप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्व करके भी देखोगे तो भी यही आएगा। यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पे एंगल में 3 आ जाएगा। अब जनरलाइज हो जाएगा, अगर n पावर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पावर n हो जाएगी और यहाँ एंगल के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, n। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये सबको, बिल्कुल सिंपल था ये। और इसी के पैटर्न पे बेस्ड आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे साइन की जगह कॉस है, वो आप लोग अपने आप कर सकते हो। जहाँ आपको दिक्कत आएगी वो एक बार आप मुझसे पूछ भी सकते हो, और जिस प्रॉपर्टी में आप दिक्कत आएगी वो मैं एक बार करवा देती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, कॉस वाला आप अपने आप कर लेना, बिल्कुल साइन वाले पैटर्न पे बेस्ड है वो प्रॉपर्टी। कॉस का सिंगल पावर वाला भी आपको करना है और n पावर वाला भी करना है। इसके बाद एक जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, डेल ऑफ टेंजेंट सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल है, साइन सी एच इंटू सीकेंड सी एक्स प्लस डी इंटू सीकेंड सी एक्स प्लस डी प्लस एच। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल 2 मिनट का काम है इसमें। देखो इसमें हमारे पास क्या है, डेल इस पे अप्लाई हुआ है ना, डेल ऑफ टेन सी एक्स प्लस डी, क्या वैल्यू होगी इसकी, टेंजेंट सी जहाँ पे x है वो सबसे पहले कहाँ शिफ्ट होगा, x प्लस एच पे होगा शिफ्ट, सी एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस ये एज इट इज आ जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। अब इसको टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं हम, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच बाय कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच माइनस साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। एलसीएम ले सकते हैं आगे, कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस एच सी एच इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, क्या आ जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। इसका क्या मीनिंग है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी, न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ अभी सिर्फ, माइनस कॉस ए साइन बी, एंगल सेम ही चल रहे हैं ना यहाँ, किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी के इक्वल। तो क्या बन जाएगा, ये साइन ऑफ ए का काम कौन कर रहा है, सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच, ये पूरा एंगल हमारा ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। बी किसके इक्वल है, सी एक्स प्लस डी के इक्वल, और नीचे हमारा यही चल रहा है कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। इससे ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, साइन ऑफ सी एच और 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच इंटू 1 बाय कॉस फिर से सीकेंट सी एक्स प्लस डी। इसी प्रॉपर्टी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जितनी भी इस एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। और इसके बाद हमारा काम इसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और उसके बाद फिर से कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही सफिशेंट आप लोगों के लिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कभी भी। और इसकी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।